हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मोशन इन वन डायमेंशनल के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले किसी भी पार्टिकल की पोजीशन क्या होती है। देखिए, सबसे पहले पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, यानी एक हमको रेफरेंस पॉइंट चाहिए और 3 जो है रेफरेंस एक्सिस चाहिए। होता क्या है कि अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए जो है किसी भी पार्टिकल की या किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन अलग अलग हो सकती है, और वो उन सब के लिए सही बात है कि उसके लिए अलग अलग है। परंतु हमको क्या करना है, एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए तो हम क्या करते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करते हैं, तो जिसका एक ओरिजिन होता है और 3 क्या होते हैं, रेफरेंस एक्सिस होते हैं। तो अब पोजीशन 3 रेफरेंस एक्सिस है, ये 3 रेफरेंस एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। और यहाँ पर पॉइंट पी, इसकी पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये हम मेजर करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, यानी इस पी से हम एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसकी लेंथ एक्स एक्सिस में लेंथ एक्स हो जाएगी, और वाई में परपेंडिकुलर डालेंगे, वाई में जो है इसकी जो डिस्टेंस वाई हो जाएगी, और जेड एक्सिस में जेड हो जाएगी अगर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये हो गया। और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि ओ पी वैक्टर, इसका पोजिशन वैक्टर हम दिखाएंगे तो ओ पी कितना हो जाता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो जाता है। ये पोजिशन है किसी भी पॉइंट की जो है पोजिशन। अब हम बात करते हैं पार्टिकल या ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट में है या मोशन में है। अगर पार्टिकल जो है कि जो पोजीशन में कोई चेंजेज नहीं आ रहे हैं, पार्टिकल के पोजीशन में कोई चेंजेज नहीं आते हैं, तो पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट में होगा। अगर उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या हो जाएगा, वो पार्टिकल किस में हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। तो यानी ये अपनी जगह पर बना है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में उसकी जो है पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ये भी ध्यान रखिए कि जो मोशन है या रेस्ट में है, ये भी क्या है, किस बात पर डिपेंड करता है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि कहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक जो है ऑब्जेक्ट या पार्टिकल किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है, दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। तो यानी रेस्ट कहने का मतलब एक किसी पर्टिकुलर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में क्या होगा, उसकी अगर पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहे हैं टाइम के साथ, तो हम कह देंगे वो ऑब्जेक्ट क्या है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। और यदि उसकी जो है पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं तो हम कह देंगे कि वो किस में है, मोशन में है। तो ये रेस्ट और मोशन की बात हुई। हम देखते हैं जैसे हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो ट्रेन को हम अगर ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो हम ट्रेन को देखेंगे, तो हम ऑब्जर्व करेंगे, तो ट्रेन हमको क्या स्टेशनरी लगेगी, रेस्ट पर लगेगी। अगर बाहर जो प्लेटफॉर्म पर जो खड़ा है वो देखेगा तो उसको क्या लगेगी, ट्रेन मोशन में लगेगी। तो यानी मोशन और जो रेस्ट पोजीशन, ये सब क्या है, रिलेटिव फेनामेना है। ये किस पर डिपेंड करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में उसका किस तरह का मोशन हो सकता है। तो हम मोशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन यानी 3 तरह का मोशन होता है हमारे यहाँ पर। देखिए, हम अगर क्लासिकली देखें तो एक तो 1 डायमेंशनल मोशन होता है, 1 डायमेंशन, और दूसरा 2 डायमेंशनल मोशन होता है, और तीसरा 3 डायमेंशनल मोशन होता है। ये 3 तरह का मोशन होगा। तो 1 डायमेंशनल मोशन किस में होगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है। ये मोशन इन अ प्लेन, ये मोशन इन अ स्पेस। ये 3 तरह का मोशन होगा। किसमें, स्ट्रेट लाइन में होगा तो 1 डायमेंशनल मोशन होगा, अगर प्लेन में होगा तो 2 डायमेंशनल मोशन, और स्पेस में होगा तो 3 डायमेंशनल मोशन होगा।
तो वन डायमेंशनल मोशन के लिए हमको जो है इसको डिस्क्राइब करने के लिए केवल एक ही कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, और प्लेन में अगर मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसके मोशन के लिए या उसके रेस्ट पोजीशन के लिए उसको डिटरमिन करने के लिए हमको 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, और स्पेस में है तो हमको 3 डायमेंशनल स्पेस में है तो हमको 3 जो है कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है इसको डिस्क्राइब करने के लिए मोशन को या रेस्ट में उसकी पोजीशन को जो। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। इसका जैसे एग्जांपल है, रोड में कोई स्ट्रेट रोड में कोई गाड़ी चल रही है, कार मूव कर रही है, तो क्या कहेंगे हम उसका मोशन वन डायमेंशनल मोशन है। परंतु वही कार अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही, टर्न हो रही है कहीं पर, पाथ उसका जो है सर्कुलर है, स्ट्रेट नहीं है, तो हम क्या कह देंगे उसका मोशन कैसा हो जाएगा, 2 डायमेंशन मोशन हो जाएगा। और कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉल हो रही है तो उसका मोशन भी क्या होगा, 1 डायमेंशनल मोशन होगा। और जैसे हम बिलियर्ड की बॉल वगैरह देखते हैं उसमें टेबल पर, तो क्या होता है कि वो मोशन कैसा हो जाता है, ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है। और 3 डायमेंशनल मोशन, जैसे हम पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग का जो मोशन है वो कैसा है, ये 3 डायमेंशनल मोशन है। और जो कोई इंसेक्ट उड़ा है और कोई बर्ड उड़ी है तो उन सब का मोशन कैसा होता है, 3 डायमेंशनल मोशन होता है। तो और अब ये यहाँ पर हम जो भी मोशन की स्टडी करेंगे, चाहे 1 डायमेंशनल मोशन की कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। तो उसमें जो है हम कोई भी ऑब्जेक्ट को जो कंसिडर करते हैं उसको एज ए पार्टिकल कंसिडर करते हैं या पॉइंट मास की तरह कंसिडर करते हैं। यानी कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पार्टिकल कब कहलाएगा, जब उसकी डायमेंशंस क्या हो जाएं, नेग्लिजिबल हो जाएं उसकी जो है, तब हम कह देंगे उस मास को क्या है, वो पॉइंट मास है या वो पार्टिकल है। तो यहाँ मैकेनिक्स में जब 1D मोशन बात करेंगे तो हम पार्टिकल की बात करेंगे, तो पार्टिकल के लिए हम स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस की बात करते हैं पहले। डिस्टेंस क्या होता है कि जो एक्चुअल पाथ कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट या मूविंग पार्टिकल जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल करता है उसी को हम क्या कह देते हैं, किसी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कह देते हैं। मान लीजिए ये पार्टिकल है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ये यहाँ, ये फाइनल पोजीशन ये है इसकी, A से B तक कोई पार्टिकल गया, तो इसकी टोटल ये D1 डिस्टेंस है, D2 डिस्टेंस हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये D3 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D1 प्लस D2 प्लस D3 हो जाएगी। तो ये क्या कहलाती है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए जो स्ट्रेट लाइन पाथ में जो भी टोटल डिस्टेंसेस है, सारे डिस्टेंसेस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है 2 पॉइंट के बीच में जो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है उसके बीच में जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, उसको हम क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। तो जैसे इनके बीच में, ए और बी के बीच में मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या है कि ये यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो मिनिमम ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगी, तो ये जो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब इसमें डायरेक्शन भी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये है। तो यानी पार्टिकल के पोजीशन में चेंज हो रहा है, ठीक है, नंबर 1 बात। तो और दूसरा क्या है, ये शॉर्टेस्ट जो पाथ का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या मिनिमम जो है एक्चुअल पाथ है उसका जो, मिनिमम जो पाथ है उसको हम क्या कह देते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कह देते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है दोनों में। तो न पहला जो है क्या है कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 पोजीशन के, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, उसका जो लेंथ होती है वही क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, आइदर 0 भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है, परंतु डिस्टेंस कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं होगा।
अब डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा? यदि कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन से मूव करता है और फाइनली जो अपनी पोजीशन पर आ जाता है, यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस यहीं आ गया वो लौट के, तो उसका जो है नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। नेगेटिव यानी वो क्या कर रहा है? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि वो अपनी पोजीशन जो इनिशियल पोजीशन है उसकी ओर को आ रहा है। पॉजिटिव डिस्टेंस का मतलब डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ? वो अपनी जो है इनिशियल पोजीशन से बाहर की ओर जा रहा है। तो ये होता है। तो यानी डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। ये है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्या होता है? सिंगल वैल्यूड होता है। और डिस्टेंस क्या होता है? मैनी वैल्यूड होता है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हैं, ये यहाँ से कई पाथ से गया, तो यहाँ से यहाँ तक गया, डिस्प्लेसमेंट तो केवल यही होगा, सिंगल वैल्यूड, केवल एक ही वैल्यू हो सकती। पाथ इसका जो है, और डिस्टेंस यहाँ भी हो सकती है, डिस्टेंस ये भी हो सकती है, ऐसे भी जा सकता है, ये यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, डिस्टेंस बहुत सारी हो सकती हैं, परंतु सबके लिए जो है डिस्प्लेसमेंट एक ही है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। तो ये देखिए ये सेम है, तो क्या है कि ये एक ही रहेगा, और जो डिस्टेंसेस क्या हैं डिफरेंट हो सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? मैनी वैल्यूड होता है, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सिंगल वैल्यूड होता है। ये अंतर है। और जो डिस्टेंस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती, ये हमेशा इंक्रीज होगी इसकी वैल्यू। परंतु डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिक्रीज भी हो सकता है। और जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ये इन जनरल इक्वल नहीं होता। बस सिर्फ एक ही केस में, जब पार्टिकल क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और क्या हो रहा है? वो वापस नहीं आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन नहीं हो रही उसकी, तो तब जो है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। मतलब सारे केसेस में जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता, सिर्फ एक केस को छोड़ के, जिसमें क्या है पार्टिकल किस में मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और क्या है एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कभी वो अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता, नहीं वापस आता है, तो तब उनका जो है मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। अब हम ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड 20 मीटर टूवर्ड्स, या 15 या 20 कुछ भी ले लो, 15 मीटर टूवर्ड्स east, then the value of magnitude of displacement R। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, अब ऑप्शन ध्यान नहीं है मुझे, तो देखिए क्या हो सकता है। अब कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? देखिए मैन कहाँ की ओर जा रहा है? पहले नॉर्थ की ओर जा रहा है, नॉर्थ की ओर गया, कितना गया? 10 मीटर की, और फिर ईस्ट की ओर कितना जाता है? 15 मीटर चला जाता है, 15 मीटर चला जाता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ का मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या है? तो डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस सिंपली 10 मीटर प्लस 15 मीटर 25 मीटर, टोटल डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इसके बीच में है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, √10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 100 प्लस 225 यानी 100 325, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5√13,
ये हो गया 5√13 मीटर जो है इसका क्या आ जाएगा, ये यानी इसका जो डिस्टेंस कितने 25 मीटर होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5√13 हो जाएगा। और एक एग्जांपल और देखिए, ये क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड व्हेन द व्हील रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवॉल्यूशन विल बी, यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इनिशियली वो क्या है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है, जब हाफ घूम जाता है आगे पहिया चला जाता है तब जो है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो। अब यहाँ पर भी 4 ऑप्शन था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे हम इसको करते हैं। स्टार्टिंग में क्या था कि जो ये है व्हील यहाँ पर था, इसका जो है ये ग्राउंड पर था कांटेक्ट पॉइंट, और उसके बाद ये हाफ रोल हो गया। जो ये यहाँ पर था हाफ रोल होने पर क्या जाएगा, ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा ऊपर, हाफ रोल हो गया ये, ऐसे घूम के जाएगा तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हाफ रोल हो जाएगा। अब हमको निकालना है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक कितना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। टोटल डिस्टेंस हम निकालते हैं तो पहिए की जो टोटल कितना वो पॉइंट घुमा है, यानी जो सरकमफ्रेंस होगी उसके हाफ वो घूम जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम ये डिस्टेंस निकाल दें, यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल दें और ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट कर लें, तो हम क्या कर लेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये तो r इसका रेडियस है, तो ये डायमीटर हो गया, ये 2r हो गया, ये इनिशियली ये था b पे पहुँच गया फाइनली ये। अब ये जो डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा इसके सरकमफ्रेंस के हाफ के बराबर, क्योंकि पहिया आधा घूम चुका है, तो जो सरकमफ्रेंस होगा इतना ये इसके ग्राउंड के कांटेक्ट में आया होगा, तो हाफ के बराबर ये चल चुका है। तो यानी 2πr इसका जो है टोटल क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है, तो πr क्या हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, सॉरी हाफ सरकमफ्रेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस πr हो जाएगी। तो ए बी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √πr² प्लस 2r होल स्क्वायर, यदि r कॉमन आ जाएगा √π² प्लस 4, तो r π² प्लस 4 ये इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से आप ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अंतर है डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया पॉइंट का πr कर रखा है, ठीक है, और ये आपका जो है इतना डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है एग्जांपल, अ बॉडी मूव्स ओवर 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस r, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी रेस्पेक्टिवली। मतलब किसी सर्कल में कोई बॉडी मूव कर रही है, उस सर्कुलर का 1/4 ट्रेवल करती है, तो 1/4 ट्रेवल करने में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ है, तो ये बॉडी, तो ये 1/4 ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इनिशियल पोजीशन है, बी फाइनल पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक गया ये। तो इसका जो है टोटल, तो 2 पाथ है यहाँ पर, एक शॉर्टेस्ट पाथ कितना बनेगा, इसको मैं डायरेक्ट ज्वाइन कर दूँ इससे स्ट्रेट लाइन से, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, ये तो डिस्प्लेसमेंट देगा, और ये जो पाथ होगा ये क्या देगा हमें, इसका जो है डिस्टेंस देगा टोटल। अब ये कितना होगा, ये तो आप इजीली निकाल सकते हैं, टोटल कितना है आपका, इसकी लेंथ 2πr है, तो इसका 1/4 हो जाएगा ये पार्ट, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू 1/4 ऑफ 2πr, 2πr 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, πr/2, ये तो डिस्टेंस हो जाएगा πr/2, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब दूसरा, ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस इसका r दे रखा है हमको, तो ये r हो गया, ये r हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट √r² प्लस r², यानी r√2। तो इस प्रकार से ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसके कुछ जो है मैंने एग्जांपल यहाँ पर बताए, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड एंड वेलोसिटी, अब स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या है,
जो भी उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, जो भी डिस्टेंस कवर्ड में चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्पीड कह देते हैं। तो स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो वेलोसिटी क्या है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्टेंस कवर्ड है, यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो हम क्या कह देंगे, उसको वेलोसिटी कह देंगे। अब स्पीड भी हमारे पर क्या है, दो तरह की होती है, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है और यूनिफॉर्म स्पीड है। अब यूनिफॉर्म स्पीड की हम बात करते हैं। स्पीड भी दो तरह का है, हमने यूनिफॉर्म स्पीड कहा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहेंगे, अगर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम कहेंगे कि उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली स्पीड से वो मूव कर रहा है। तो ये हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म, अगर टाइम सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग ये डिस्टेंस कवर करता है, तो हम क्या कह देते हैं, इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कह देते हैं। इसके अलावा इसकी एक एवरेज स्पीड भी हम निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड हो जाती है इसकी। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, एवरेज स्पीड की हम बात करते हैं। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हम अब एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं कि टाइम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, जिसमें टाइम इन्वॉल्व होगा, टाइम एवरेज स्पीड। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो D1, D2, D3 ये डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है अलग अलग टाइम इंटरवल, D3 डॉट डॉट डॉट, ये T1 टाइम में, ये T2 टाइम में, ये T3 टाइम में, डॉट डॉट डॉट। और जो इनकी वेलोसिटीज हैं, वो D1 जो डिस्टेंस में इसकी वेलोसिटी V1, और D2 जो डिस्टेंस में इसकी वेलोसिटी V2 है, D3 में V3 है। तो ये हो गया। तो हमने बताया एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड लिख दो, D2 प्लस D3 प्लस डॉट डॉट डॉट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। टाइम एवरेज स्पीड कितना, D1 प्लस D2 प्लस D3 डॉट 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 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 जगह टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस को हमने डिवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो D1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, स्पीड इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, ये हो जाएगा, स्पीड V1 है, टाइम T1 है, तो स्पीड इंटू टाइम V1 इंटू T1 हो जाएगा, V1 इंटू T1 प्लस V2 इंटू T2 प्लस V3 इंटू T3 प्लस डॉट 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 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा। तो ये टाइम एवरेज स्पीड ये आ जाएगा। अब आपको मालूम है इतने टाइम तक ये इतनी स्पीड से चला, इतने टाइम तक इंटरवल में ये इतनी स्पीड से चला, इतने टाइम इंटरवल में इस स्पीड से चला, तो हमको जो है उसकी एवरेज स्पीड बताइए। तो क्या है, सबकी V1 V2 आपको नोन है, T1 T2 इनके टाइम इंटरवल नोन है, तो इसमें पुट कर दीजिए, तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट हो जाएगी। मान लीजिए कि सेम इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब T1 टाइम, जैसे मान लीजिए T टाइम है, T टाइम में V1 स्पीड, अगली T टाइम में वो V2 स्पीड से, अगली T टाइम में V3 स्पीड से चल रहा है, तो T सबके लिए सेम हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, जो एवरेज स्पीड, अगर टाइम सेम है तो एवरेज स्पीड तब क्या हो जाएगी, जैसे दो पार्ट में मोशन हो रहे हैं, दो पार्ट में मोशन हो रहा है, और मोशन कैसे हो रहा है कि सेम टाइम में, पहले इस टाइम इंटरवल में V1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और सेम नेक्स्ट टाइम इंटरवल में सेम टाइम इंटरवल है, तो वो क्या V2 कर रहा है, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, दो पार्ट में है तो बाई 2 ये हो जाएगा, अगर तीन पार्ट में बाई 3 हो जाएगा। तो ये एवरेज स्पीड, टाइम एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं। अब ऐसे हम डिस्टेंस एवरेज स्पीड निकालते हैं। डिस्टेंस और वेलोसिटी नोन है, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। डिस्टेंस एवरेज स्पीड में जो है हम टोटल डिस्टेंस, यही फॉर्मूला वही रहा, D1 प्लस D2 प्लस डॉट 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 D3 प्लस
डॉट 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 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब T1 T2 को हम निकाल लेते हैं V और D के टर्म्स में। T1 कितना हो जाएगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डॉट डॉट डॉट। T1 कितना हो जाएगा, D1 अपॉन V1 प्लस D2 अपॉन V2 प्लस D3 अपॉन V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये एवरेज स्पीड के लिए क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया इन डिस्टेंस और वेलोसिटी के टर्म्स में। अब यदि मान लीजिए वो कहता है कि फर्स्ट हाफ वो किस में चलता है, V1 वेलोसिटी से, टू पार्ट में मोशन हो रहा है, फर्स्ट हाफ V1 वेलोसिटी से और सेकंड हाफ जो है, सेम सेकंड हाफ जो है किस स्पीड से, V2 स्पीड से चलता है। तो तब उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी उस केस में, एवरेज स्पीड तब कितना हो जाएगा कि D1 और D2 सेम D मान लेते हैं, नेक्स्ट D सेम D, तो D अपॉन V1 प्लस D अपॉन V2, तो क्या हो जाएगा, D कॉमन लेके कैंसिल, 2V1 V2 प्लस V1 प्लस V2 ये हो जाएगा। तब उसकी एवरेज स्पीड इतनी हो जाएगी 2V1 V2 अगर सेम इक्वल। मान लीजिए ऐसी जो है अनइक्वल n है, n इक्वल डिस्टेंस वो चल रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस जो है V1 V2 Vn स्पीड से चल रहा है, तब एवरेज स्पीड कितना हो जाएगी, D प्लस D कितना n टाइम्स आ जाएगा, n डिस्टेंस इस ट्रेवल कर रहा है, अपॉन D अपॉन V1 प्लस D अपॉन V2 प्लस डॉट 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 प्लस D अपॉन Vn। तो तब एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, n हो जाएगा, D कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Vn। ये हो जाएगा, n पार्ट्स में चल रहा है, तो 3 पार्ट्स में चल रहा है, इक्वल है तो यहाँ पर 3 रख देंगे n की जगह, तो ये 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3 आ जाएगा। तो ये था एवरेज स्पीड का जो है कॉन्सेप्ट कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं कुछ एग्जांपल इसके बता दूंगा। तो ये हम अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड की क्या होती है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम किसी पार्टिकल की अगर स्पीड को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है, यानी इंस्टेंटेनियसली हम उसको मेजर कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, ये किसी पाथ में कोई पार्टिकल चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए क्या है, डेल्टा एस है ये डिस्टेंस, और ये और टोटल डिस्टेंस डेल्टा एस और डेल्टा टी टाइम में, तो जो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, वी एव टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो इंस्टेंटेनियस इस इंसिडेंट पर मेजर करता हूँ, तो ये इंसिडेंट पर मेजर करने के लिए ये डेल्टा टी मेरे को कहाँ, जीरो की ओर ले जाना पड़ेगा इंसिडेंट टाइम के लिए, यानी डेल्टा एस इधर की ओर किसकेगा, तो डेल्टा टी अगर इसमें जीरो कर दूँ मैं, वी इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, अगर डेल्टा टी लिमिट लगा दूँ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। इसको हम डी एस बाई डी टी भी लिखते हैं। तो ये था इंस्टेंटेनियस स्पीड इसकी। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो स्पीड की हमने बात करी, हाँ अब हम करते हैं वेलोसिटी की बात। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कह देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसमें डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अब वेलोसिटी भी हमारे पास सेम जैसे स्पीड थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड हमने निकाली। तो सेम यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं, अगर किसी पार्टिकल के मोशन के दौरान उसके जो है जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम रहता है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम क्या कह देंगे उसको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह देंगे। क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहेंगे, डायरेक्शन दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे मोशन के दौरान, तो अब हम क्या कह देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह देंगे इसको। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, जिसमें मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन दोनों क्या है वेलोसिटी का सेम है, तो हम कहेंगे पार्टिकल किस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है पार्टिकल की उसमें जो।
अब ये कब पॉसिबल है? ये एक ही केस में पॉसिबल है, जब क्या करता है कि कोई पार्टिकल किस में स्ट्रेट लाइन में चलता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक ही केस में होती है, जब क्या होगा, वो केवल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा और एक ही डायरेक्शन में जाएगा, लौटेगा नहीं वो अपने पाथ में वापस। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तभी उसकी जो वेलोसिटी क्या हो सकती है, यूनिफॉर्म हो सकती है, अदरवाइज उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती। ये कंडीशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसका या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कोई भी एक चेंज हो रहा है या दोनों चेंज हो रहे हैं। आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ आर चेंज्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन, देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड हो रहा है, डायरेक्शन सेम है, तब भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। और अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तब भी नॉन यूनिफॉर्म। और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं, तब भी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। ये तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में जैसे वहाँ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हम ले रहे थे, एवरेज वेलोसिटी में क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट जितना भी हुआ है और उस डिस्प्लेसमेंट में उसने जितना टाइम लिया है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसके रेशियो को हम क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी कह देंगे। तो एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं, तो दो मान लीजिए क्या है, पोजीशन वेक्टर है, एक किसी पॉइंट की, इनिशियल पॉइंट की, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट की जो है R2 है, तो R2 माइनस R1 जो है क्या आ जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा उसका। तो ये डेल्टा आर हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या आ जाएगा इसका, ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इस प्रकार से, और ये पोजीशन वेक्टर इसका यहाँ पर R1 से R2 तक मूव कराइए, ये R1 R2 हो गया, R1 हो गया, ये वेक्टर R2 वेक्टर हो गया। ये जो पोजीशन हो जाएगी R2 माइनस R1 हो जाएगी, डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम। तो तब जो है वेलोसिटी क्या होगी, ये एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डेल्टा आर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी डेल्टा टी हो जाएगी। ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल विथ अ सर्टेन टाइम इन अ सर्टेन एट अ सर्टेन टाइम, फिक्स टाइम, तो इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो हम उसको कह देंगे क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब सर्टेन टाइम कह रहे हैं तो इसमें डेल्टा टी जीरो कर देंगे, तो इंस्टेंटेनियस कितना आ जाएगा, वी इंस्टेंटेनियस कितना आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये इंस्टेंटेनियस इसकी जो है वेलोसिटी हो जाएगी। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या अंतर रहता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वो हमेशा जो भी पाथ वो फॉलो करता है, कौन, कोई पार्टिकल, तो उस पाथ पर क्या होता है, हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है। मान लीजिए जो ये पाथ फॉलो कर रहा है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट जो भी आएगा का मैग्नीट्यूड जो भी होगा यहाँ पर, वो क्या कहलाएगा, इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ऐसी यहाँ पर भी हम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पाथ पर ये क्या दे देगा हमको, टाइम, और ये उसमें ग्राफ है, ये टाइम पोजीशन ग्राफ, टाइम पोजीशन ग्राफ, तो क्या दे देगा हमें, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। और अब जैसे पार्टिकल की क्या होती है, कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड हो सकती है, परंतु जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो क्या होगी, हमेशा वेरी करेगी, वेरिएबल होगी इंस्टेंटेनियस। अब जैसे मान लीजिए मतलब सपोज उसकी जो है, किसी पार्टिकल की जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है, तो जरूर नहीं कि उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंज हो सकती है। यानी कहने का मतलब है, अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है तो इसका जरूर नहीं कि उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एक पार्टिकल जो है किसमें, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसकी जो है स्पीड तो कांस्टेंट है, परंतु उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, लगातार चेंज हो रही है। और
जो मैग्नीट्यूड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। अगर मैं सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए पार्टिकल की अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। ये है। अब अगर कोई पार्टिकल जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो तब क्या होगा, इसके एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। अगर कोई पार्टिकल जो है मूव कर रहा है किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से, पार्टिकल कांस्टेंट, ध्यान है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उन दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तब उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। अगर यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रहा है तब दोनों में अंतर आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसमें एवरेज वेलोसिटी, दोनों में अंतर आएगा। ये है। अब जैसे हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस निकाला dr/, यानी इसको हम dr/dt भी लिख सकते हैं। यदि टाइम का फंक्शन होगा, टाइम के साथ जो है पोजीशन चेंज हो रही है उसकी टाइम का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, उसको टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड पता चल जाएगी। ये था। अब ये तो था हमारा स्पीड और वेलोसिटी। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ जो पहले पुराने एग्जाम्पल आए हैं। देखिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, इफ़ अ कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड 3/5 विथ स्पीड v2 देन द एवरेज स्पीड। अब ऑप्शन है इसके 4 ऑप्शन, तो ध्यान नहीं है मुझे क्या है ऑप्शन, तो ये हमको बताना था एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड हमको फाइंड आउट करनी है। तो क्या मैंने बताया था, एक दो एवरेज स्पीड बताए थे, एक तो टाइम एवरेज, एक डिस्टेंस एवरेज। यहाँ पर हमको डिस्टेंस और वेलोसिटी दे रखे हैं, डिस्टेंस एवरेज हो जाएगा। टाइम और वेलोसिटी दिया होता तो टाइम एवरेज हो जाता। तो मैं डिस्टेंस एवरेज वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा दूंगा। डिस्टेंस एवरेज वाला फॉर्मूला क्या था कि वी एवरेज इक्वल टू डिस्टेंस d1 मतलब 2/5 है, प्लस d2 मतलब 3/5 है, अपॉन d1 कितना है 2/5 है, अपॉन v1 प्लस 3/5 अपॉन v2। सपोज टोटल डिस्टेंस d है तो यहाँ पर d भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, d लिख दिया हमने, परंतु लिखने की ज़रूरत नहीं, d कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो d1 प्लस d2 ये हो जाएगा, d कॉमन लिया हमने, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया d यहाँ से यहाँ पर, तो ये बच गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाती है 5/5 1 हो गया। और ये कितना बचा, ये v1 v2 एलसीएम ले लिया तो 5 पर चला जाएगा, 5 v1 v2 अपॉन 2v2 प्लस 3v1। तो 2v2 प्लस 3v1 5v1 v2, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये पिछले किसी एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन देखिए, बाइसाइकिल मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट रूट covers 1/4 of the distance with 10 km/h and rest with 15 km/h. The average speed हमको निकालनी है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये सेम डिस्टेंस दे रखा है और क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है। तो सेम फॉर्मूला लगा देंगे, ये जो डिस्टेंस एवरेज स्पीड, तो v एवरेज कितना हो जाएगा कि यहाँ कितना है, पहले 1/4 है तो प्लस और बाकी कितना बचा 3/4 हो जाएगा, टोटल 1 हो जाएगा। ये ऊपर तो टोटल डिस्टेंस 1 ही मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या है 1/4 बच गया अपॉन 10 km/h प्लस और बचा कितना 3/4 हो गया, ये कितने से 15 km/h से, तो ये कितना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 30, 1/4, 4 को ऊपर ले जाते हैं, 4 ऊपर हो गया, ये एलसीएम हो गया 30 एंड 10 3 हो गया ये, और प्लस 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि 9 हो गया, 4 × 30 अपॉन 9 हो जाएगा 3, और ये 10, 40/3 km/h। तो ये इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं। अभी एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, ए पर्सन कंप्लीट हाफ ऑफ हिज जर्नी विथ स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ विथ स्पीड v2
देन द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन। डिस्टेंस और स्पीड मालूम है, डिस्टेंस एवरेज फॉर्मूला स्पीड का, तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी। डिस्टेंस अगर इक्वल है, मैंने बताया दो पार्ट में, तो क्या हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यह आंसर ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। यह आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था, d1 प्लस d2 दो पार्ट में है, अपॉन d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2। अब एवरेज स्पीड के लिए d1 और d2 बराबर हैं, d कर दो तो ये 2d हो गया, अपॉन d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। d कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट। अगर इक्वल डिस्टेंसेस हैं, 3 इक्वल डिस्टेंस हैं, तो क्या आ जाएगा, 3v1 v2 v3 v1 v2 v2 v3 प्लस v3 v1। अगर 3 इक्वल डिस्टेंसेस हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है v1 v2 v3 से, तो 3 आ जाएगा, v1 v2 v3, यहाँ दो का प्रोडक्ट का सम आ जाएगा, v1 v3 प्लस v2 v3। तो ये हो जाएगा 3 अगर इक्वल डिस्टेंसेस वो v1 v2 v3 से अगर ट्रैवल कर रहा है। तो एक ट्रेन जो है वो कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है पहले 1 आवर, फर्स्ट 1 आवर में, फर्स्ट 1 आवर, और नेक्स्ट हाफ आवर में वो कितना, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, नेक्स्ट हाफ आवर। इसके बाद का जो नेक्स्ट हाफ आवर है वो इसे टोटल टाइम कितना हो गया, फिर 1.5 घंटा हो गया। तो वो तब ये कह रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, क्वेश्चन ये है, तो किलोमीटर पर आवर में। तो ऑप्शन दिए थे 4, तो क्या होगी एवरेज स्पीड, वही जस्ट टाइम एवरेज वाला आ जाएगा। तो टाइम एवरेज में हमने एवरेज स्पीड के लिए क्या बताया था फॉर्मूला, ये था कि डिस्टेंस पता नहीं थी हमें, सॉरी हाँ वेलोसिटी और वो पता है, तो यानी v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, यही था। आगे और होता तो मोशन और आ जाते। तो पहले हाफ आवर में v1 स्पीड है, पहले 1 आवर में, सॉरी 1 का हो गया, प्लस दूसरे 1 आवर में 40 किलोमीटर हो गया, हाफ आवर में हो गया, हाफ हो गया, और ये 1 प्लस हाफ हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा पहला। तो कितना हो जाएगा, 20 हो गया, 20 80 हो गया, 80 अपॉन 3/2, तो यानी 160 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो जाएगा, 160 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। v1 t1 प्लस v2 t2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम v1 की वैल्यू 60 रख देंगे, 60 इंटू 1 हो जाएगा, 40 इंटू हाफ हो जाएगा, ये हो गया टोटल 80 हो गया, और ये 1 प्लस हाफ टोटल टाइम कितना 3/2 हो गया, 3/2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका ये आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये था कि एक कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम इनिशियल पोजिशन एंड देन रिटर्न एट इनिशियल पॉइंट, देन, तब 4 ऑप्शन दिए थे। 4 ऑप्शन क्या क्या थे, एक तो था कि जो वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसकी और स्पीड जो है इंक्रीज होगी, पहला ऑप्शन। दूसरा था स्पीड 0 हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तीसरा था दोनों स्पीड और वेलोसिटी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और चौथा था दोनों स्पीड और वेलोसिटी डिक्रीज होंगे। ये 4 ऑप्शन थे, वेलोसिटी और स्पीड डिक्रीज होंगे चौथा ऑप्शन, वेलोसिटी और स्पीड दोनों इंक्रीज होंगे तीसरा ऑप्शन, स्पीड 0 होगी और वेलोसिटी इंक्रीज होगी दूसरा ऑप्शन, और वेलोसिटी और 0 होगी और स्पीड इंक्रीज होगी पहला ऑप्शन। तो अब इसमें देखिए कि अगर वो इनिशियल पोजीशन से एक्सेलरेट होकर फाइनल पोजीशन पर जाता है, फिर इनिशियल पोजीशन पर लौट आता है, तो नेट वेलोसिटी इस डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना होगा, ये वेलोसिटी आ जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और अब इसकी जो है स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, स्पीड तो हम जानते हैं कि कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है, डिक्रीज कभी हो नहीं सकती है, कभी डिक्रीज नहीं हो सकती। डिस्टेंस बढ़ते जा रही, यहाँ से यहाँ तक गया, डिस्टेंस कम थी, फिर वापस आया, डिस्टेंस बढ़ी, बढ़ते गई, डिस्टेंस बढ़ते जा रही है, टोटल डिस्टेंस कर्व बढ़ रही है, तो इसका मतलब उसकी जो है क्या होगी, स्पीड इंक्रीज होगी। तो इसका ऑप्शन होगा कि पहला ऑप्शन कि वेलोसिटी 0 होगी और स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये क्वेश्चन था। एक जो हमको जो है पार्टिकल जो है मूव कर रहा है और उसका मोशन, उसका टाइम और जो पोजीशन है उसमें जो रिलेशनशिप दे रखा है वो है 3t = √3x + 6, ये दे रखा है। तो
अब ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये मोशन है, एक्स मीटर में है और टी सेकंड में है। तो हमको जो है इसका जो है डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया? एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो अलोंग एक्स एक्सिस, और उसके एक्स और टाइम में जो है ये रिलेशनशिप दे रखा है, और हमको जो है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट v कितना dx/dt हो जाएगा। तो dx/dt 0 इंस्टेंटेनियस होगा, वो dx/dt 0 हो जाएगा। dx/dt 0 करके हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, t फाइंड कर लेंगे तो x हमको मिल जाएगा। तो अब देखिए कैसे हम फाइंड आउट करते हैं फिर कि हम x निकालते हैं। सबसे पहले इसमें स्क्वायरिंग कर दिए, थोड़ा ईजी कर बना देते हैं इसको। स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करेंगे पहले 3t-6 इधर ले लीजिए, √3x हो जाएगा। अब ये 3x इक्वल टू स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों ओर, 39t-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चाहे तो इसको खोल लें, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं। 3 हो गया, x इक्वल टू 3t-2 का होल स्क्वायर। अब dx/dt निकाल दीजिए, वेलोसिटी ये 0 करना है तो कितना हो जाएगा, 6t-2 ये हो गया। अब इसको 0 कर दो, t इक्वल टू कितना आ गया, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद जो है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब 2 सेकेंड इसमें हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो t अगर इसमें 2 पुट करेंगे, t की जगह 2, तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 उसका एक फैक्टर है, तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो t इक्वल टू 2 पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उसका जो पाथ किससे डिस्क्राइब होता है, x इक्वल टू a+b/t² से, जो पोजिशन और टाइम में जो है ये रिलेशनशिप होता है। a हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर और b हमें दे रखा है ये 3 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड आउट करना है कि 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। वही सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dx/dt, तो क्या हो जाएगा, 2bt हो जाएगा। 2bt, b कितना है, 6t हो जाएगा, और t कितना दे रखा है हमको जो है 3 सेकंड। 3 सेकंड में हमको फाइंड आउट करना है, 3 इक्वल टू 3 सेकंड में। तो 3 सेकंड यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 3 दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एवरेज स्पीड, और आपको ये इसमें समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट में कैसे हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमने काफ़ी ले लिए यहाँ पर, क्योंकि एक एक करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या है, किसे कहते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम क्या कह देंगे, उसका एक्सेलरेशन कहलाता है ऑब्जेक्ट का। अब एक्सेलरेशन क्या है, जैसे वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। जो चेंज वेलोसिटी में जो चेंज आता है, जो चेंज वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। चेंज इन अ वेलोसिटी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर में जो भी डायरेक्शन होगी, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर में जो भी डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन किसकी होगी, इस एक्सेलरेशन की होगी। तो तब वेलोसिटी की नहीं, यहाँ पर बात कही जा रही चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, चेंज होने के बाद जो वेक्टर बन रहा है, उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किसकी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन के भी 3 केसेस बनते हैं। पहला केस क्या है कि वेलोसिटी हम जो है चेंज हो रही, मान लीजिए वेलोसिटी कितने तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, कि केवल डायरेक्शन चेंज हो उसकी, केवल उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो। वेलोसिटी में चेंज जो एक्सेलरेशन कैसे होता है, तो ये कि ओनली डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेज। और दूसरा क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेज, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी
चेंजेज, और तीसरा बोथ चेंजेज। तीन तरह से हम जो है वेलोसिटी को चेंज करते हैं। तो अगर केवल डायरेक्शन चेंज होती है वेलोसिटी की, तो अब इसमें जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी की। एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अगर क्या होगा, केवल डायरेक्शन चेंज होगी, तो तब क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होगा। जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन किस में चेंज होती है, जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। कोई अगर सर्कुलर, तो मैग्नीट्यूड सेम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, और क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तब वहाँ पर देखते हैं जो एक्सेलरेशन होता है उसको सेंट्रल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो क्या होता है कि वो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी के जो पैसे, वेलोसिटी टेंजेंशियली होती है, एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम बात करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये होता है। अब ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेज, केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होता है कि ये एक्सेलरेशन पैरेलल होता है वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी, पैरेलल टू वेलोसिटी। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्रीली फॉल हो रहा है, किसमें, उसमें ग्रेविटी में, ग्रेविटी में कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों क्या हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ की ओर हैं, तो एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। केवल उसमें क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है। अब तीसरा केस है कि इसमें दोनों चेंज होते हैं। अब दोनों चाहिए, हम एक एक करके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की भी स्टडी करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी भी स्टडी करेंगे। तीसरा भी इम्पोर्टेंट है, वो भी हम स्टडी करेंगे। इसमें क्या है कि अगर कोई जो है इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि जो है, जैसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करते हैं हम, जैसे हमने किसी एंगल से प्रोजेक्टाइल कर लिया, इसमें क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अब इसमें एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। फिर इसके एक्सेलरेशन के हम, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो हम चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालेंगे तभी बता सकते हैं, परंतु इसके कंपोनेंट की डायरेक्शन हम बता देते हैं। इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट क्या होगा कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, और दूसरा जो है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकती है। इसमें दो कंपोनेंट, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट क्या होगा कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा क्या होगा, वेलोसिटी के जो है पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होगा दूसरा कंपोनेंट। तो ये है। तो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये हो जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। तो ये था। तो ये एक्सेलरेशन की है, तीन तरह से हम वेलोसिटी चेंज करते हैं। तीन तरह के मोशन की हम स्टडी करेंगे, और ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है। अब यहाँ जैसे हमने स्पीड की क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसे ही यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो सेम यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन के लिए भी करेंगे, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, और एवरेज एक्सेलरेशन हम निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, यदि जो है क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्सेलरेशन का वो कांस्टेंट रहे मोशन के दौरान। पार्टिकल के जो एक्सेलरेशन का जो है, जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, वो उसके मोशन के अलोंग, मोशन के दौरान क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो हम कह देंगे कि ये पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, या पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है। दोनों कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा,
अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और आपका जो है वो डायरेक्शन कांस्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो है पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मोशन भी हो सकता है। तो ये था। अब दूसरा जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ, या तो क्या होना चाहिए उसका, एक मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगा या दोनों चेंज होंगे। देखो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या एक्सेलरेशन का, और या डायरेक्शन चेंज हो रही या दोनों चेंज हो रहे हैं मोशन के दौरान, तब हम क्या कह देंगे, इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह देंगे। और फिर हम जो इसमें एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फिर जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, फाइनल जो भी चेंज वेलोसिटी वेक्टर है, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर में से सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा उसको डेल्टा टी से हम उसके टाइम इंटरवल से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जैसे फाइनल वेलोसिटी v2 है माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1 है, और इसमें टाइम कितना ले रहा है, डेल्टा टी ले रहा है, तो ये हो जाएगा, यानी डेल्टा v, ये जो नया वेक्टर आएगा चेंज वेक्टर, ये डेल्टा टी ये हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाएगा, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए निकाल रहे हैं, तो इसमें लिमिट लगा देंगे। तो ए इंस्टेंटेनियस कैसे हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। इसको डी बाई डी टी भी हम कह देते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस वो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। देखिए क्या दे रखा है हमको, एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है s इक्वल टू, किसी एग्जाम में आया है ये, s इक्वल टू कितना दे रखा है, 2t² प्लस 2t प्लस 4, ये इसका जो है डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो हमें वो बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। इसका एक्सेलरेशन पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, तो ds बाई डी टी कर देंगे, तो 4t प्लस 2t, t सेकंड में है, s मीटर में है। तो फिर हमको क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, तो dv बाई डी टी हो जाएगा, तो इसको फिर से डिफरेंस, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो जाएगा। ऐसी एक एग्जाम्पल और, ये किसी एग्जाम में आया है, एक एग्जाम्पल और जो कि किसी अदर एग्जाम में आया है, जैसे x इक्वल टू, इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, x इक्वल टू AT² माइनस BT क्यूब, x इक्वल टू AT² माइनस BT क्यूब, ये हमको जो है डिस्प्लेसमेंट दे रखा है किसी पार्टिकल का, या पोजीशन दे रखा है x इक्वल टू दिस। तो हम टाइम निकालना है होता है इसमें, जबकि इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसको 0 करेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, dx बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा, 2AT माइनस 3BT² हो जाएगा, वेलोसिटी निकल गई। अब हमको क्या एक्सेलरेशन निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डी बाई डी टी हो जाएगा, तो 2a माइनस 6BT हो गया। अब वो कह रहा है वो टाइम बताइए जहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो इसको 0 कर देते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो 2a माइनस 6BT इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो t की वैल्यू कितने आ जाएगी, a बाई 3b हो जाएगी। तो a बाई 3b क्या आ जाएगा, ये टाइम आ जाएगा, उस टाइम पर इसका एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन दिया था y इक्वल टू a प्लस BT प्लस CT² माइनस DT क्यूब, DT4 सॉरी, ये क्वेश्चन था। और इसमें हमको बताना था एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये दे रहा है, इस प्रकार से मूव कर रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी ऑप्शन थे 4, एक्सेलरेशन दोनों बताने हैं, इनिशियल एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी। तो कैसे, पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, इनिशियल का मतलब t इक्वल टू 0 पर, इस पर निकालना है हमको वेलोसिटी। तो आसान है, वेलोसिटी निकालेंगे, dy बाई डी टी कर देंगे, dy बाई डी टी इक्वल टू a0 हो जाएगा, b प्लस 2ct माइनस 4dt क्यूब, ये हो जाएगा। अब t इक्वल टू 0 रख देंगे तो क्या हो गया, v इनिशियल कितना हो जाएगा, t 0 रख दीजिए, b आ जाएगा, एक आंसर आ गया। अब ये वेलोसिटी आ गई थी हमारी, अब हमको क्या निकालना है,
एक्सेलरेशन निकालना है। इंस्टेंटेनियस इनिशियली जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा, डी वी इन इनिशियल, ये इंस्टेंटेनियस है, ये इनिशियल है, वी इंस्टेंटेनियस अपॉन डी बाई डी टी। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे 2c माइनस 12 डी टी स्क्वायर। फिर इसमें t इक्वल टू 0 करेंगे तो ए इनिशियल कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। तो ये था 2c और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, तो ये पूछा गया था। तो ये था एक क्वेश्चन, ये था कि टाइम और x के बीच में रिलेशनशिप दे रखा था, t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स दिया था। तो हमें पूछा था रिटार्डेशन क्या होगा, v वेलोसिटी दे रखी। क्वेश्चन था कि t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, t दे रखा है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, ये दे रखा है। तो हमको बताना है रिटार्डेशन कितना होगा इसका। तो यानी एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा। और ऑप्शन जो किस में दिए थे, सब v के टर्म्स में दे रखे थे, वेलोसिटी के टर्म्स में। जो चार के चार ऑप्शन थे उसमें क्या वेलोसिटी के टर्म्स में थे, अल्फा बीटा और वेलोसिटी के टर्म्स में। तो इसमें एक्स टी कहीं कुछ नहीं था, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, v वेलोसिटी दे रखी थी उसकी। तो डी टी बाई डी एक्स हम कैसे करेंगे, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा हो गया। अब डी टी बाई डी एक्स हमको निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेशन यानी डी वी बाई डी टी। इसको मैं कर सकता हूँ डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी इसका उल्टा है, और डी वी बाई डी एक्स यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे हम जो है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डी एक्स बाई डी टी वी हो गया, डी वी बाई डी एक्स हो गया। अब डी वी बाई डी एक्स हम निकालते हैं, ये वी 1/v हो गया, 1/v कितना हो गया हमारे पास, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। क्योंकि x के टर्म्स में इसको रेसिप्रोकल मत करिए, नहीं तो x फिर चेंज करना पड़ जाएगा आपको। तो क्या है, हमको x हटाना, सीधे इसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें 1/v स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अल्फा। तो यहाँ से डी वी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 अल्फा वी स्क्वायर। अब डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन कितना आ जाएगा, माइनस में आ रहा है इसलिए रिटार्डेशन है, वी की वी तो वैसे रखिए, माइनस 2 अल्फा वी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 2 अल्फा वी क्यूब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, एक्सेलरेशन ही होगा। तो क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, एक पार्टिकल जो मूव कर रहा था उसका जो टाइम है, किसी पोजिशन और टाइम में जो रिलेशनशिप टी अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स दे रखा था। अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट है, और v उसकी वेलोसिटी है, ये दे रखा था। तो हमको ये बताना था कि उसका रिटार्डेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड v, ये हमको फाइंड आउट करना था। तो सिंपल है, रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले dx बाई dt निकालना पड़ेगा। dx बाई dt निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। हमने dt बाई dx कर दिया, 2 अल्फा एक्स हो जाएगा प्लस बीटा हो गया। और a कितना होता है, dv बाई dt होता है, इसको मैं तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ dv बाई dx dx बाई dt, dx बाई dt फिर से v हो गया, dv बाई dx dv बाई dx। अब v ये 1/v हो गया, 1/v 2 अल्फा एक्स, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू dv बाई dx, v के टर्म्स में आ जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट कर दिए अल्फा और v के टर्म्स में, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो द पार्टिकल मूविंग विथ, फिर 4 ऑप्शन दिए थे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, और आपका जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये 4 ऑप्शन थे। उसमें क्या दिया था, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तो हमको ये बताया था कि पार्टिकल का मोशन किस प्रकार, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विथ यूनिफॉर्म मोशन, ये इस प्रकार से दिया था, बट यूनिफॉर्म मोशन ये दिया था। तो हमको सीधे सीधे आप लिख सकते हैं, एक्स क्या दे रखा है हमको, एक्स कितना दे रखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक कांस्टेंट आ जाएगा के टी स्क्वायर, ये हो गया बस। अब क्या करना है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा, 2 KT, और ये भी आ गया, और
एक्सेलरेशन निकालना, dy/dt 2k हो गया। तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या आ गया कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा इसका। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए कि एक क्वेश्चन जो IIT में पूछा गया था उसमें क्या दिया था कि एक पार्टिकल जो है कहाँ की ओर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो है पूरब की ओर को जो है ईस्ट की ओर को मूव कर रहा है और 10 सेकंड में वो कहता है उसकी स्पीड जो है नॉर्थ डायरेक्शन में कितनी चेंज हो जाती है, 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो जाती है। तो उसकी एवरेज एक्सेलरेशन निकालना था इस टाइम में, यानी 10 सेकंड में उसकी जो है एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो यानी मान लीजिए ईस्टवर्ड उसकी डायरेक्शन कितनी है, 5 है, तो यानी ये ईस्टवर्ड 5 मीटर पर सेकंड की ओर से जा रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड। अब नॉर्थ की डायरेक्शन में उसकी जो स्पीड कितनी चेंज हो जाती है, 5 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड हो जाती है। तो नेट चेंज कितना आ जाएगा, देखो v1 ये मान लेते हैं, v2 ये मान लेते हैं, तो v2 माइनस v1 करेंगे तो इसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे, हमने चेंज कर दी। v2 माइनस v1 होता है ना डेल्टा v, डेल्टा v कितना होगा, v2 माइनस v1। तो हमने क्या किया, v1 की डायरेक्शन बदली और यहाँ जोड़ दिया इसको, जो v2 माइनस v1 हो गया, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड। अब ये हो जाएगा इतना। तो अब हमको इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फिर ये हो जाएगा √v1² प्लस v2²। तो v1 ये 5√2 आ जाएगा, ये आ गया। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा वी जो भी चेंज हो रहा है अपॉन डेल्टा टी, और उतने टाइम में कह रहा है 10 सेकंड में ही, 10 सेकंड में वो 5√2 अपॉन 10 सेकंड ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। तो आप देखिए ये हमारा डायरेक्शन सेंस था, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अब ये नॉर्थ हो गया और ये नॉर्थ से इधर है, इस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट। तो डायरेक्शन कितनी हो जाएगी इसकी, नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट में जो है इसका एक्सेलरेशन 1/√2 नॉर्थ वेस्ट। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है कि एक जो है बॉडी है वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो मूव करती है। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो उसका वेलोसिटी दी जाती है, वेलोसिटी कितनी दी जाती है, v = 4t³ - 2t। t क्या है, सेकंड में है, और v मीटर पर सेकंड में हो गया। तो हमें ये बताना है कि जो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा जब पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर होगा, 2 मीटर की डिस्टेंस पर होगा। जब पार्टिकल 2 मीटर की डिस्टेंस पर होगा तो तब जो है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो यानी हमको वेलोसिटी दे रखा है, तो सबसे पहले 2 मीटर की डिस्टेंस पर होगा कहा है, तो हमको पोजीशन निकालनी पड़ेगी। तो पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं, x = क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन v/dt हो जाएगा, v/dt कर देंगे। तो v की जगह ये रख देंगे 4t³ - 2t dt, इंटीग्रेट करेंगे, t4 हो गया है, -t² हो गया, t²/2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ गया। अब वो कह रहा है ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है इनिशियली, तो t = 0 पर x = 0 हो जाएगा। तो यानी c 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा तो x कितना हो गया हमारे पास, t⁴ - t² हो गया, t⁴ - t² हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब सॉरी एक चीज़ और बात करा, टाइम निकाल लेंगे क्योंकि टाइम के टर्म्स में है, एक्सेलरेशन भी टाइम के टर्म्स में आएगा। वो कह रहा है 2 मीटर की डिस्टेंस पर, तो 2 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर 2 रख देंगे हम, t कितना होगा, टाइम निकालेंगे सेकंड में, 2²। तो t में ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, देखो क्या बनाइए, t² में क्वाड्रेटिक, t² - t² और -2 = 0। तो इसके फैक्टर कर लेंगे, तो t² कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 और 2 4, हाँ t², t = √2 हो गया। तो इतना सेकंड हो गया, इतने सेकंड में इसका जो है एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना है।
यानी इतने एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, इतने समय में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, dv/dt कर दीजिए तो कितना हो गया 12t² माइनस 2 हो गया, t के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिया तो यहाँ √2 रख दो, 12 × 2 - 2 24 - 2 यानी 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन होगा। 22 मीटर स्क्वायर किया जाएगा, उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये था मोशन इन वन डायमेंशन। आपको इसमें जो है मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या किसे कहते हैं, एवरेज स्पीड किसे कहते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तमाम हमने यहाँ पर स्टडी की थी। तो हमने इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर लिए थे, तो आपने अच्छी तरह से ग्रास्प किया होगा। और यदि ये वीडियो आपको, वीडियो में दिया हुआ कंटेंट समझ में आया तो इसको लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ध्यान रहे, हम अगली वाले वीडियो में जो है आप लोगों को ये इनके ग्राफ जो है, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होते हैं, इनकी इक्वेशंस क्या हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए और यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या क्या इक्वेशंस बनती हैं, वो इक्वेशंस के हम जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।